दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा घोटाला था, इसका अनुमान पहले से लगाया जा रहा था और उसी के अनुसार अब धीरे धीरे नई नई परतें उस घोटाले से संबंधित खुलती नजर आ रही हैं। हाल ही में आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार एक बड़ा खुलासा हुआ है। इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि ये बात आप अगर समझ पाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में चंदे का धंधा था। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आरटीआई लगाई गई थी और उससे जो निकल कर जानकारी सामने आई है, वो मैं आपके सामने चार पांच बिंदुओं के आधार पर रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी सन 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से असंवैधानिक बता दिया था और उसके बाद से कायदे से ये होना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरीके से छपाई, उसके ताल्लुक से कोई ऑर्डर कंप्लीटली बैन हो जाना चाहिए। लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं हो रहा था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये सब नहीं हो रहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं हो रहा था। यही तो खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो 15 फरवरी 2024 को आया था, लेकिन उसके बाद 21 फरवरी को यानी करीब करीब 6 दिन के बाद में आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 8,350 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड की खेप आरबीआई को भेजी गई थी। जी हाँ, यानी इसका मतलब ये हो गया कि सीधे सीधे उसके बाद भी कार्रवाई चल रही थी। हालांकि कायदे से तो ये होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया था फैसला, वो 2 नवंबर को फैसला रिजर्व किया था। यानी 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर 2023 को सुनवाई की थी और 2 नवंबर को फैसले को रिजर्व कर लिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। होना तो ये चाहिए था, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं प्रोप्राइटरी डिमांड, तो प्रोप्राइटरी डिमांड के तौर पर उस पर इमीडिएट रोक लगा देनी चाहिए थी, यानी 2 नवंबर को ही। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा, छपाई वगैरह सारी चीज़ें उसके ताल्लुक से ऑर्डर वगैरह सब दिए जाते रहे। जी हाँ, एक पहला खुलासा तो ये हुआ कि 21 फरवरी को 8,350 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की खेप आरबीआई को भेजी गई थी, एक खुलासा। और दूसरा खुलासा ये था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था और 15 फरवरी को फैसला दिया, लेकिन 15 फरवरी 2024 से लगभग 3 दिन पहले यानी 12 फरवरी 2024 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड छापने वाली कंपनी को एक एक करोड़ के 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का आदेश जारी किया था। तो इसी को टेक्निकली बोलते हैं कि प्रोप्राइटरी डिमांड के तौर पर 2 नवंबर के फैसले की रिजर्वेशन के बाद में हर हाल में इस पर रोक लगाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने इसको जारी रखा। अच्छा ठीक है, यहां तक तो जारी रखा, लेकिन उसके बाद जो खेल हुआ वो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला दिया और वित्त मंत्रालय ने करीब करीब उसके 13 दिन बाद यानी 28 फरवरी को उस कंपनी को छपाई का रोक देने का आदेश देती है। यानी अब जाकर के आदेश देती है कि उस पर इमीडिएट होल्ड किया जाए उसको। यानी फैसला आने के 3 दिन पहले 12 फरवरी को भारत सरकार 10,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का आदेश देती है, जिसके बाद 21 फरवरी को वो कंपनी 8,350 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड छाप करके एसबीआई को 21 फरवरी तक भेज देती है। अब जो बाकी बचे थे 1,650 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके ताल्लुक से रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 13 दिन के बाद में भारत सरकार का वित्त मंत्रालय एक मेल में कहता है कि अब इस पर इमीडिएट एक्शन लगाया जाए। यानी आप देख रहे हैं, गाड़ी का ब्रेक लगाते 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 13 दिन हो गया। ये है दूसरा खुलासा और बहुत बड़ा खुलासा है, ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। और तीसरा बड़ा खुलासा ये है कि जब 12 फरवरी 2024 को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का आदेश दे रहा था, उस वक्त एसबीआई के पास 9,019 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मौजूद थे। यानी करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड पहले से मौजूद थे और 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मजीद छापने का आदेश दिया गया। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो 20,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड बनता है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव के ठीक पहले करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड छापे, बेचे जाते, खरीदे जाते। और अगर कोई नहीं खरीदता तो उस पर ईडी रेड मारती, सीबीआई के छापे पड़ते और इनकम टैक्स उससे पूछताछ करता, गिरफ्तारी करता वगैरह वगैरह। ये तमाम कार्रवाइयाँ होती और फिर उसके बाद में ये 20,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता और फिर वो किसको चंदा दिया जाता, ये सब बताने की आपको इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले अगर 2019 के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले जो चंदा मिला था वो पूरे चंदे का 77% था। तो अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले अगर ये 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे जाते तो
आप सोचिए कि किसको ज़्यादा पैसा मिलता, किसको चंदा ज़्यादा मिलता। ये आपके लिए समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल 2019 का जो चुनाव था वो सबसे ज़्यादा महंगा चुनाव था। करीब-करीब 60,000 करोड़ रुपए का उसमें पूरा खर्चा आया था। तो ख़ैर तमाम पार्टियों के साथ हुआ था, लेकिन इस बार का जो 2024 का जो चुनाव होता, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक ना लगी होती, तो ये भी उसी दिशा में जा रहा होता, लेकिन ये पूरी तरीके से वन वे होता। यानी एक पार्टी के पास बिल्कुल अथाह पैसा होता और दूसरी तमाम पार्टियां कंगाल होती। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का खाता ही सीज कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी को भी कम पैसा नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी को 1950 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। जहां तक बीजेपी को मिला था तो वो 8,451 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। यानी चंदे का कुल 57% हिस्सा बीजेपी को मिला था। इस तरीके से टीएमसी को तीसरे नंबर पर 1707 करोड़ रुपए, फीसद में ये 8% बनता है। इसी तरीके से बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति को 1407 करोड़ रुपए और इसके बाद बीजेडी को 1010 करोड़ रुपए, यानी अगर हम टॉप 5 चंदा लेने वाली बड़ी पार्टियों की बात करें तो ये था पूरा मामला। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या कुछ सलूक किया गया, बीते दिनों कांग्रेस का खाता ही सीज कर दिया गया। यानी अगर आपके पास पैसा है भी तो आप उसको निकाल नहीं सकते, भुना नहीं सकते। तो एक तरीके से आप पैरालाइसिस हो गए आप इस तौर पर कि आपके पास पैसा ही नहीं है। और इसके साथ साथ तुरफा तो देखिए कि अभी रिसेंटली कांग्रेस को इनकम टैक्स ने 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भी थमा दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ बैंक भी फ्रीज है और साथ ही साथ 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भी इनकम टैक्स की तरफ से आ गया है। तो ये होता है लेवल प्लेइंग फील्ड का पूरी तरीके से बिगाड़ देना। इसी को कहते हैं चुनाव में साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल किया जाता है और ये बीजेपी सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से एसबीआई ने आंकड़ा दिया और किस पार्टी ने भुनाया, अगर उसको क्विड प्रो क्वो के जरिए से जाएंगे तो आप ये बात पाएंगे कि 42 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और वो चंदा दिया। अब जाहिर है कि वो किसको चंदा दिया होगा ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईडी ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। दिल्ली शराब कथित घोटाला मामले में अगर आपने देखा होगा तो अरविंदो फार्मा का जो डायरेक्टर है शरद चंद्र रेड्डी, वो न सिर्फ ये कि कार्रवाई के बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से चंदा देता है, बल्कि इस पूरे मामले में सरकारी गवाह भी बन जाता है। तो ये है एजेंसियों का दुरुपयोग। यही वजह है कि इसको उगाही या वसूली कहा जा रहा है। और एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, उसको चंदे का धंधा बोलते हैं। चंदे का धंधा अगर आप इस बात को देखेंगे तो कई तरह के हमने कई सारे वीडियोज़ में बताया है कि कैसे कैसे। अभी यहाँ पर हम कुछ चंद बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले लेंगे जो कि फार्मा से रिलेटेड हैं। उन्होंने किस तरीके से चंदे के धंधे का सही परफॉर्मा पेश किया है। अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ कंपनियों का नाम लेता हूं, जैसे कि टोरन फार्मा स्कूटर लिमिटेड 61 करोड़ रुपए देती है बीजेपी को दवा के टेस्ट में फेल होने के बाद। इसके बाद है सन फार्मा लिबर्टीज लिमिटेड है 31 करोड़ रुपए देती है बीजेपी को, 7 बार दवा का टेस्ट फेल हुआ था इसका। इसी तरीके से जॉइंस हेल्थ केयर लिमिटेड ये 18 करोड़ रुपए बीजेपी को देती है, ये भी टेस्ट फेल होने के बाद में। इसी तरह से इंटास है 20 करोड़ रुपए देती है बीजेपी को टेस्ट फेल होने के बाद में। आईपीसीए 10 करोड़ रुपए बीजेपी को देती है, ये भी टेस्ट फेल होने के बाद में। ग्लीन मार्का फार्मा ये भी 10 करोड़ रुपए देती है बीजेपी को, ये भी टेस्ट फेल होने के बाद में। इसी तरीके से सिप्ला लिमिटेड ये 37 करोड़ रुपए बीजेपी को देती है, ये टेस्ट फेल होने के। यानी इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो या तो चंदे का धंधा है या तो फिर इन पर फंदा और डंडा है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरह का पूरा मामला है। अगर आप इस पूरे खेल को समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये इतना बड़ा घोटाला है कि इसको अगर आप 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कहेंगे तो शायद ये कम होगा, ये 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि अगर कोई चंदा देता है तो 1 रुपये का चंदा देता है तो 20 रुपये उससे वो उम्मीद करता है कि कुछ कमाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर 20,000 करोड़ रुपए का चंदा हुआ तो फिर उसका अगर 20 गुना कर लीजिए तो उसी एतबार से फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा। और ये हमारे और आपके पैसे का पूरा खुर्द-बुर्द लेन-देन हो गया। यानी एक तरीके से गुणवत्ता से समझौता किया गया, कई सारे मामलात में मानकों से समझौता किया गया। तो कुल मिला के ये कहें कि ये बहुत बड़ा घोटाला था। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि ये महा घोटाला था इलेक्टोरल बॉन्ड, और अभी तो इसकी परतें धीरे-धीरे खुलती जाएंगी। जो समय भी गुजरता जाएगा आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा डिजास्टर साबित होगा। लेकिन चूंकि यहाँ से लोगों का दिमाग हटाने के लिए बहुत तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, इसके लिए बहुत पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से माइंड वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मीडिया का, ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन ना जा पाए। लेकिन हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग सोशल मीडिया ही के माध्यम से इन तमाम चीज़ों को उजागर करेंगे, कच्चा चिट्ठा सामने लाते रहेंगे, एक एक चीज़ एक्सपोज करेंगे बगैर डरे हुए, बगैर झुके हुए।
ये आपसे वादा करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं। इसीलिए आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम निष्पक्ष होकर के बगैर डरे, बगैर झिझके सत्ता से आँख मिला करके बातें करते हैं। इसलिए आप हम जैसे लोगों का समर्थन कीजिए, क्योंकि हम जैसे लोगों का बाकी रहना इस पत्रकारिता के पतन के युग में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पर फॉलो कर लेंगे तो न सिर्फ ये कि न्यूज़ बल्कि व्लॉग से संबंधित कई तरह के कंटेंट आपको वहाँ पर इंटरेस्टिंग शक्ल में मिलते रहें।